नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले आम बजट सबके सामने आ चुका है और हर वर्ग को इसमें राहत देने की कोशिश की गई। खास तौर पर सबसे उपेक्षित माने जाने वाले मिडिल क्लास वर्ग पर इस बार मेहरबानी हुई और टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। किस तरह का ये बजट है, इस पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, कैसे तारीफों के कसीदे गढ़ रहा है और विपक्ष इसे क्यों खोखला बजट बता रहा है, इस पर हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आए मोदी सरकार के 8वें बजट में इस बार मिडिल क्लास लोगों का खास ख्याल रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 साल बाद टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया, जिससे हर टैक्स पेयर को कुछ न कुछ राहत मिली। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कृषि, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों, पेंशनधारियों पर विशेष फोकस रखते हुए नई योजनाओं का भी ऐलान किया। महिलाओं को 2 लाख तक की बचत पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार को ध्यान में रखकर कौशल उन्नयन योजना के तहत स्टाइपेंड की व्यवस्था भी की गई है। वहीं रेलवे का बजट भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट की जमकर तारीफ करते हुए इसे सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बताया। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। ये बजट प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। ये गरीब कल्याण का बजट है, ये किसानों के उत्थान का बजट है, ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है, ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ये कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है। ये नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति की तारीफ की और हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बजट को पुराने वादों पर पर्दा डालने की कोशिश बताया। कुल मिलाकर बजट को लेकर परंपरागत प्रतिक्रियाएं मिली, जिनमें सत्ता पक्ष ने बजट को अभूतपूर्व बताया तो विपक्ष ने सपने दिखाने वाला खोखला बजट कहा। इस बजट में बहुत सारे अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। तनख्वाह के साथ, एयरपोर्ट के साथ टूरिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि टूरिज्म भी बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरीका है। इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और R&D और रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है, जो आने वाली सब इंडस्ट्री के लिए नींव का पत्थर बनने वाली है। निश्चित तौर पे ये बजट जो भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो लगातार भारत विकास के पथ पर दौड़ रहा है, जो पूरे विश्व की निगाह भारत पर है, जो मोदी सरकार लगातार भारत को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है, यह उसमें सहायक साबित होगा और निश्चित तौर पे विकास की एक नई इबादत लिखेगा। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ बजट में कुठाराघात किया गया है, धोखा दिया गया है मध्य प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमने जो स्पेशल पैकेज की मांग की थी मध्य प्रदेश के लिए, उस स्पेशल पैकेज की कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इतना साफ है कि टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी आस पूरी हो गई, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, इंडस्ट्री, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा समेत हर विभाग को कुछ न कुछ सौगातें मिली हैं। अब देखना है कि इस बजट का 9 राज्यों के चुनावी समर पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ में, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से संतोष परिहार जी हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से योगेश मेहता जी हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। आप भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट योगेश जी आपसे ही, तो इसे क्या चुनावी बजट माना जाए, जो मिडिल क्लास को इतनी सारी सौगातें दी गई हैं, या जो टैक्स स्लैब जो मेनली है उसमें बदलाव हुआ है, या फिर और क्या खास बातें हैं इस बजट की? लगता है योगेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो हम दोबारा कोशिश करते हैं। तब तक संतोष जी, एक कमेंट आपका। क्या बजट, देखिए उसकी निंदा करना विपक्ष का धर्म है, मूल कर्तव्य है। कोई विपक्षी ही क्या वो जो तारीफ करे बजट की, लेकिन फिर भी टू द पॉइंट और बिल्कुल स्पेसिफिक तथ्यों के साथ में कि ये बजट आपको क्यों पसंद नहीं आया? देखिए दीपेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि मध्य प्रदेश को इस बजट से बहुत निराशा हुई है। नंबर 1 कर रहे चाह रहे हैं। नंबर 1 ये है कि पुराने बजट में जो प्रधानमंत्री आवास जो है, स्मार्ट सिटी है, इसके अंदर जो पुराने बजट के काम की क्या स्थिति है, पूरे मध्य प्रदेश में ना आपको छुट्टी हुई है ना पूरे प्रदेश में छुट्टी हुई है। तो हमें तो मध्य प्रदेश को तो कोई स्पेशल पैकेज नहीं, संतोष जी एक मिनट देखिए, ये कोई राज्यवार बजट नहीं आया है, या कोई मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, या स्पेसिफिक कोई प्रधानमंत्री आवास में जो है केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। आप बोल दीजिए स्मार्ट सिटी में कोई केंद्र का लेना देना नहीं है। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी राज्य के लिए, नहीं सुनिए संतोष जी एक मिनट, कुछ मिला नहीं है। संतोष जी जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। GST में कम आने की आप उसको बोल दीजिए, GST का भी केंद्र से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आप उससे क्या कहलवाना? मैं ये कहलवाना चाहता हूँ कि आप बताइए किसी और राज्य को कुछ दिया हो स्पेसिफिक, तो आप बताइए मुझे राज्य का नाम लेकर कि उत्तर प्रदेश को ये दे दिया या राजस्थान को ये दे दिया और MP को नहीं दिया, तब मैं बात करूँ। नहीं दीपेश जी, आप ये तुलना नहीं करेंगे कि पुराने बजट में जो प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जो जितने भी प्रधानमंत्री आवास जो बन के जो है 20% 30% काम हुए, पूरे शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र में काम बंद है, क्या उसकी चर्चा नहीं करें? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे लाखों पेड़ काट दिए गए, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ, कोई काम नहीं हुआ उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या उसकी चर्चा नहीं करें तो अपन काय की चर्चा करें? ये बताइए ना आप, कौन सा पैकेज? 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, युवाओं के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं,
देखिए क्या हाँ। है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बहुत अच्छी बात है, हाँ। खुलना चाहिए। ये हम मतलब जो, लेकिन आप ये बताइए कि जो सरकारी अस्पतालों में जो आज तक जो अस्पताल में जो है डॉक्टर नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज की बातें कर, पुराना अस्पताल संभाल नहीं पा रहे हो, अच्छा। नए मेडिकल कॉलेज खोलोगे, तो ये देखिए क्या, ये जनता को क्या गुमराह करना बंद करें। अच्छा। पुरानी बातें, अगर जब पुराना आपका बजट था उसके जो काम किया कोई पूरे प्रदेश से छुपा नहीं है। अब हम आप बोल रहे थे हम स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, अच्छी बात है, खुलना चाहिए। मध्य प्रदेश में वो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है संतोष जी, मिडिल क्लास को फोकस में रख करके, उस पर कुछ कहेंगे? चलिए आप मिडिल पे आ जाइए। आप मिडिल के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर क्या फोकस करा है साहब? 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, सिलेंडर के रेट कम हुए क्या? मिडिल क्लास में पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए? ये इसके अंदर कुछ कम होने की बात हुई क्या? मिडिल क्लास के अंदर आप ये बताइए कि जो किसानों की आय दुगनी की बात कह रहे थे, आज की डेट में किसान की आय दुगनी हुई क्या? मिडिल क्लास के अंदर किसान से लेके हर आदमी जो परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। ठीक है। और आप बात करते हैं एमएसपी में, ये जो है दलाल लोग जो है, ये आज की डेट में जो है गेहूं खरीद लेते हैं किसानों से 1800 रुपए में, और आज वही जो आप 3,000 में बिक रहा है, तो किसान तो अपने आप को मरा हुआ में रोज ना जो अभी एक मिनट ठीक है। तो देखिए क्या है दिकेश जी, बहुत जैसे बजट होना चाहिए, सारी चीजें लोग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंट की बात आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका ले लेता हूँ मैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे कमेंट ले लेते हैं। योगेश जी, बहुत सारी बातें आपने सुन ली होंगी। संतोष जी हमारे साथ में कह रहे हैं भाई कुछ नहीं दिया बजट में आपने, पुराने वादे पूरे नहीं हुए, पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, और ये नया भ्रम फैलाने का काम इस बजट में हुआ है। क्या कहेंगे योगेश जी? जी योगेश जी बोलिए। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? योगेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं आ रही, इको हो रही, गूंज रही है। तो मोबाइल एकदम पास में रख के आप बात कीजिए। आप एक काम कीजिए, ईयरफोन निकाल लीजिए, आप मोबाइल पर सीधे बात कीजिए। तो भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है योगेश जी। चलिए मैं दोबारा कहूंगा टेक्निकल टीम से कि वो देखे क्यों आवाज नहीं आ रही है। तब तक हम राजेश जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। राजेश जी, आपकी नजर में बजट कैसा है? देखिए, हम और आप मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जो 7.5 लाख रुपए वाली स्लैब हुई है वो अपने ही बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो थोड़ा मिडिल क्लास से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे आज हमारे आपके यहाँ के बच्चे आईटी सेक्टर में चले गए, तो वो 9-10 लाख 11 लाख 12 लाख तक चले गए, तो वो जो ऊपर का पहले 33% का सरचार्ज वो कब हो गया 25 हो गया। तो ये चीज तो एक अच्छी हुई है। दूसरी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ने 66% बढ़ाया है और लगभग 79,000 करोड़ नया सेंक्शन किया है। पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोटाला हुआ है सर, जो इनएलिजिबल, जो अपात्र लोगों को घर दे दिए गए, अभी आप अपनी कायदे में इस बार बढ़ाना नहीं था, अभी उसी जो पैसा था जो उसका सही तरीके से ऑडिट हो जाता उसके बाद बढ़ाना चाहिए था। आप बढ़ा लेंगे तो फिर वो, क्योंकि हर ग्राम पंचायत और जो है नगर परिषद और नगर पंचायत और जो नगर निगम है, नगर पालिका है, इस सब मिलके बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है। और कई तो ऐसा हुआ एक परिवार में 5-5-6 लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। तो एक तरह से 79,000 करोड़ को अभी नहीं देना चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है कि जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए 30 लाख तक की वो लिमिट कर दी। कई ऐसे रिटायर्ड जो लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जिनको काफी पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के समय, तो वो जो उनको एक सिस्टम 30 लाख तक का उनका वो सीनियर सिटीजन, जिसमें उनको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। और जो लड़कियों को और महिलाओं के नाम पर जो एक डिपॉजिट है, उसमें जो 7.5% किया है, 2 साल अगर एफडी रखते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण होगा। महिलाओं के नाम पर पैसे जमा होंगे, तो पैसे जिसके नाम पर जमा होते हैं कहीं ना कहीं उसको थोड़ी आर्थिक स्थिरता दिखती है। एक बात और थी कि जो एक 9,000 करोड़ एमएसएमई के लिए कॉर्पस फंड बनाया है, कहीं ना कहीं इसकी बहुत जरूरत थी। क्योंकि जरूरत इसलिए थी इसकी, क्योंकि दीपेश जी, आज जितने भी लोग जो इंजीनियर्स बन रहे हैं,
या जो लोग भी पढ़ के निकल रहे हैं स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप कहना तो बहुत आसान है, बस पैसा कहाँ से आएगा। तो वो जो कॉर्पस फंड बना है वो अच्छा है। और जो 3 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बन रहे हैं जिससे कि पूरे देश में 3 सेंटर रहेंगे, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए, क्योंकि स्किल इंडिया अपना उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इतना अच्छा विषय था स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भी काफी गड़बड़ियां हुई हैं, जो एनजीओ ने बड़े बड़े गेम करे। तो वो एक, और डिफेंस बजट के बारे में ये था कि जो 13% हाइक है वो बहुत जरूरी था। जिस तरह से आज जो सीमा पर स्थिति है हमारी, आज जिस तरह से दुश्मनों से हम लोग लगातार गिरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चाइना जिस तरह से प्रोएक्टिव होता जा रहा है और बहुत सारे फ्रंट्स पे आपको चाइना के साथ सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ठीक है, लेकिन तो ऐसे में जो नए एयरक्राफ्ट है, नए हथियार है, उसके लिए जो ये पैसे सेक्शन हुए हैं 1.62 लगभग 1 करोड़ 62 लाख जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। और बस एक बात और थी कि बहुत अच्छी चीज लगी है, अगर सही में हो जाए तो, कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको सुधारा जा रहा है, ताकि ये जो लोग भाग जाते हैं, लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे आदमी का तो घर भी बिक जाता है, उसके अखबारों में फोटो भी आ जाती है और अखबारों में नाम भी आएगा और बड़ा आदमी मजे मारता है, तो उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है वो अच्छी चीज है। और जो सिगरेट महंगी हुई है, ठीक है सर, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास में। योगेश जी हमारे साथ में जुड़ गए। योगेश जी, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी, संतोष जी कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं था, पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, नए वादे कर दिए गए हैं, कैसे करेंगे योगेश जी? पूरे हो रहे हैं, घोषणाएं बजट को ध्यान में रख के हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 10वां बजट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये 9वां बजट है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि नया भारत गढ़ने का बजट है। जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे पिछले पुराने समय में, उन रिफॉर्म्स का नतीजा है कि आज ये 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ है। 2013 में जहाँ 16 लाख करोड़ का बजट आता था, आज 45 लाख करोड़ का बजट है। देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज दिया, उसके बाद भी हम आज अपनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। उससे ये प्रतीत होता है कि देश की इकोनॉमी कितनी रोबस्ट हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक कार्य है जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे भंडार तंत्र खर्च हो रहा है। किसानों के सम्मान के लिए जो नीति स्थापित की गई है, उस नीति में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए सरकार द्वारा। ये गरीब कल्याण का बजट है, ये युवाओं का बजट है, ये रिवॉल्यूशनरी बजट है। देश को नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाने वाला बजट है। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होंगे, 2,40,000 करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च होंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा खर्च होगा जिसमें केंद्र दिया जाता है। इन सब खर्चों को मिला के 13,70,000 करोड़ रुपए। ठीक है सर, ये बताइए, जो संतोष जी की मुख्य आपत्ति है कि मध्य प्रदेश को क्या मिला? रोजगार बढ़ने के साथ में प्रति व्यक्ति इनकम जो वर्ष 2013 में 80,000 रुपए थी, आज वो 1,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। जी नहीं योगेश जी, सवाल ये था मेरा जो कि संतोष जी ने पूछा कि मध्य प्रदेश को क्या मिला है इस बजट में। भारत की तस्वीर बदलेगा, भारत के एक एक नागरिक को सुधारे, इकोनॉमिक सेक्टरों के लिए बजट है। चलिए, मदद की गई है। इतना व्यापक बजट डिफेंस सेक्टर में जो खर्च किया इतने वर्षों तक, उसका परिणाम है कि एक भी जैसे बम विस्फोट की घटनाएं नहीं होती है। चलिए ठीक है चलिए संतोष जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि भाई रिवोल्यूशनरी बजट है, क्रांतिकारी बजट है, मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर, जैसा खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको आप लोग कहते थे भाई मिडिल क्लास को क्या मिला, तो ये चीज़ें दी गई हैं। अब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो एमपी में भी खुलेंगे। रेलवे को 2,40,000 करोड़ दिया गया, तो वो रेलवे का मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा होगा ही। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई जो हर, इसीलिए अब विभाग जो राज्यवार हैं या जो शहर वाइज पहले आता था बजट की इस शहर को ये दे दिया, वो नहीं, अब तो समग्र रूप से बजट आएगा और सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया चीज़ है कि इसमें हर राज्य के हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा? ठीक है, संतोष जी का कमेंट हम ले लें। जी संतोष जी। देखिए दिग्विजय जी, आपके सामने सारी चीजें, स्मार्ट सिटी
सिटी में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में क्या हालत हुई, पूरे देश में कब तक अटके रहेंगे सर? स्मार्ट सिटी से आगे भी तो बढ़िया आप बोल चुके हैं स्मार्ट सिटी पर, उसके अलावा कुछ बताइए ना। तो अब ये जो बात जो अपन कर रहे हैं बजट की, कि आप ये जो पुरानी बातें कर रहे हैं, नई बात में जो इसमें कौन सा नयापन है ये बताइए आप। ये सब नई चीजें थी जो बताई योगेश जी ने, हैं? ये योगेश जी ने जो बताया सब नई चीजें हैं। अच्छा, नई चीजें, कॉलेज खोलना नहीं चाहिए, पुराना बजट देखिए खोल के, अब आपको दिख जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, 18 साल से ये पूरे देश के अंदर दिख रहा है, ये दिख जाएगा। तो आपको तो सारी चीज दिखी रही ना उसके अंदर। भाई आप सपने दिखाने के लिए जो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, 45 लाख करोड़ कर दो, 16 करोड़ कर दो। भाई ये तो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, रेलवे को जो बेचने जा रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, सारी चीजें जो है पूरे देश को जो है, पूरे जो है व्यापारियों को बेचने में लगे हुए हैं। तो ये पूरी स्थिति दिख रही है पूरे प्रदेश। ठीक है योगेश जी, एक जल्दी से लास्ट कमेंट आपका। वो कह रहे हैं उनको भरोसा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं पुरानी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, नए सपने दिखा दिए गए हैं। हाँ ठीक है, योगेश जी का जवाब ले लेते हैं। योगेश जी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हाँ ठीक है, संतोष जी को ऑडियो डाउन कीजिए, योगेश जी को ऑडियो दीजिए। हाँ नहीं योगेश जी, वो कह रहे हैं कि योजनाओं, जो राजेश जी ने भी आपत्ति जताई कि भाई योजनाओं को ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है, इसका फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जो वाकई हकदार हैं, पात्र हैं, और कई लोग बीच में उसमें व्यवस्था में गड़बड़ी कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट ज्यादा हो जाए, अच्छे से हो जाए तो योजनाओं का सही मतलब होता है। योगेश जी अरे दिख रहा है पूरे देश के अंदर भैया, सब दिख रहा है। चलिए संतोष जी को ऑडियो डाउन कीजिए। हाँ। योगेश जी को ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रहा है। चलिए राजेश जी, मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, चूंकि दोनों दल अपनी अपनी बातें कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये लोक लुभावन बजट है राजेश जी? क्या ये 9 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाने वाला बजट है, या फिर भी मतलब क्या है कि हाथ बांध करके ही काम किया है वित्त मंत्री ने? ये बात तो सही है, बिल्कुल खुले हाथों से तो नहीं किया है इन्होंने बजट को अनाउंस। और जो एक बात अच्छी हो रही है कि जैसे मोबाइल फोन सस्ते कर दिए, लिथियम बैटरी सस्ती कर दी, रॉ मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जो बैटरी वाली गाड़ी है, उनका रॉ मटेरियल सस्ता कर दिया। देखिए मोबाइल सस्ते होंगे तो और ज्यादा कनेक्शन होंगे, और ज्यादा जो है हर चीज जो सूचना जो क्रांति है वो और अच्छे से अपना काम कर पाएगी। लिथियम बैटरी सस्ती होंगी तो इलेक्ट्रिक बैटरी वो गाड़ियों में काम आएगी, क्योंकि आज बैटरी ही महंगी है गाड़ी की, तो गाड़ी इतनी महंगी नहीं है, और अगर गाड़ी महंगी है इस कारण से कम बिक रही है, और अगर वो गाड़ी सस्ती हो जाती है तो बैटरी वाली गाड़ियां बहुत हो जाएंगी, और चार्जिंग का सोलर वोलर सब चीजें शुरू हो रही है, सोलर के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है इस बारे में। एक बात और थी कि जो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, 19,700 करोड़ दिए गए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। अब एक भविष्य का जो ईंधन है वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जा सकता है, सतत विकास की जो विकास है उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि और किसी में भी हम कोई भी फ्यूल यूज करते हैं, हम अगर बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं तो कहीं से कोयला जल रहा है, पर अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और हाइडल पावर का इंतजाम होता है, एक सी टाइड का जो इंतजाम होता है, जो समुद्र की लहरें होती है, अगर उससे हम अपनी एनर्जी जनरेशन करते हैं तो कम से कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा और उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं रहेगा। तो ये बात तो एक अच्छी है। बस ये है सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है कि आप कितने भी पैसे बढ़ा दें, अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, अगर उसको उस बजट का जैसा इस्तेमाल होना चाहिए वैसा नहीं होगा, तो वो बजट, लेकिन वैसे बजट अच्छा है क्योंकि एक मिडिल क्लास के हिसाब से तो पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए 8 लाख रुपए उसकी थी ओबीसी में, जो ईडब्ल्यूएस में 8 लाख रुपए की जो ईडब्ल्यूएस का कोटा था, उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, तो उनके 8 लाख से हम 7.5 लाख तक आपका वो नहीं मिल रहा है, लग नहीं रहा है टैक्स। ये एक अच्छी चीज हुई है कायदे में। और एक आम आदमी जो है ना, आम आदमी जनरली इसी लेवल का है, लेकिन 5 लाख से 3 लाख से लेकर 8 लाख तक की जो इनकम वाले लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा है अपने देश में। और अगर देखा जाए, अगर कहीं ना कहीं हो सकता है उनको उनका असर पड़े भी वोटिंग पे, पर मतलब उससे फर्क पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, शुक्रिया संतोष जी
और शुक्रिया योगेश जी का भी, हालांकि उनकी ठीक तरह से आवाज़ नहीं पाई, वो पक्ष अपना अच्छे से नहीं रख पाए, लेकिन कुल मिलाकर उनकी जो भावना थी वो यही कि क्रांतिकारी बजट है और विपक्ष कह रहा है कि भाई ये जो पुरानी घोषणाएं थी, पुराने वादे थे, वो अभी कहाँ है, धरातल पर हैं या नहीं है, या नए सब्ज बाग दिखाए गए हैं, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन पीएम मोदी ने, सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्यम वर्ग को ये बड़ी राहत देने वाला बजट है और जो भी पैसा खर्च होगा देश में खर्च होगा, देश के संसाधनों पर खर्च होगा, नए निर्माण होंगे, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, हर किसी की जेब में पैसा जाएगा। कृषि सेक्टर को अगर मजबूत किया जाता है तो वहाँ से पैसा पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कुल मिलाकर के सबको राहत देने की कोशिश इस बजट में की गई है। इसके नतीजे क्या होंगे, चुनावी नतीजे क्या होंगे, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।